नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम, फिर भी बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। 13 दिनों में 1 लीटर पेट्रोल डीजल के दाम में हुई 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ ऑनलाइन भुगतान किए जाने का दावा। 2017 से 20 के बीच 47,20,000 किसानों को हुआ भुगतान। मिलों पर अब भी 15,000 करोड़ से ज्यादा है बकाया। देश में एक बार फिर फैला टिड्डियों का प्रकोप। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखे गए टिड्डियों के कई दल। कुछ दिनों में और बड़े हमले होने की आशंका। मध्य प्रदेश के शाजापुर में सामने आया 2 ट्रक यूरिया लूटे जाने का मामला। खाद की किल्लत को माना जा रहा है वजह। पुलिस ने सहकारी समिति की शिकायत पर शुरू की जांच। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात पेट्रोल डीजल की। इसके दाम में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बीते 13 दिनों में प्रति लीटर पेट्रोल का दाम 7 रुपए 11 पैसे, जबकि डीजल का दाम 7 रुपए 67 पैसे बढ़ चुके हैं। इसका महंगाई और खेती की लागत पर सीधा असर पड़ा है। खेती की लागत की बात करें तो धान को छोड़कर अन्य फसलों की बुआई से कटाई तक प्रति एकड़ 200 लीटर डीजल की खपत होती है। यानी डीजल के दाम में प्रति लीटर 7 रुपए के इजाफे का मतलब है कि खेती की प्रति एकड़ लागत कम से कम 1500 रुपए बढ़ गई है। यानी आने वाले समय में किसानों का घाटा बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान बकाया भुगतान न होने की शिकायतें कर रहे हैं। इसको लेकर मुजफ्फरनगर में बीते 5 जून को एक गन्ना किसान की खुदकुशी का भी मामला सामने आ चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों को भुगतान देने पर अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के गन्ना किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। ये राशि बीते 3 सालों में 47,20,000 किसानों को दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि 2014 से 2017 के बीच गन्ना किसानों को 53,367 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। बीजेपी सरकार आने के बाद यानी 2017 से 2020 के बीच पिछले 3 साल के भुगतान से 46,633 करोड़ रुपए ज्यादा भुगतान किया गया है। सरकार ने 2019-20 के पेराई सत्र में 1,116 लाख टन गन्ने की पेराई करने और इससे 126 लाख टन से ज्यादा चीनी उत्पादन होने की बात कही है। ऑनलाइन भुगतान के मौके पर सीएम आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गन्ना किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर चीनी मिलों को चलाया गया ताकि गन्ना किसानों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। और हम लोगों ने तय किया कि कोई भी चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी। हम कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा अपने किसान बंधुओं का, जिन्होंने पूरी तत्परता के साथ शासन की व्यवस्था में सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का 100% गन्ना की पेराई करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ 1 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि अब तक गन्ना किसानों के खाते में पहुंचाने में हमें मदद मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज ये दावा किया है कि जो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हैं उनको एक बड़ी रकम मिल गई है उनके खाते में सीधे डीबीटी के जरिए। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता वीएम सिंह जुड़ गए हैं। वीएम सिंह जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आज का बोला जा रहा है ऐतिहासिक दिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्या कहेंगे आप? अगर ऐसा है तो कल तो हम जाके इनकी पूजा करेंगे योगी जी की, क्योंकि पूरे साल के अंदर गन्ना हमारा जो पेरा गया है वो लगभग 34, 35, 36 हजार करोड़ से ऊपर का नहीं है। और हमारा मुख्यमंत्री अगर हमें 35 हजार करोड़ के बदले अगर 1 लाख करोड़ देगा तो हम तो जाके उनकी पूजा करेंगे नहीं महाराज की। दिक्कत क्या है?
तो इसमें आपको कहीं आंकड़ों में बाजीगरी दिख रही है, क्या है सच्चाई? कुछ साथ में योगी जी ने यह भी बोला है कि हमने इतने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि खातों में दे दी है और अभी भी 15,000 करोड़ रुपए देना बाकी है। इसको जरा समझाएं। उनका गणित बहुत वीक है। अगर 35,000 के बदले उन्होंने अगर 1 लाख करोड़ दे दिया है तो उनको जो है 65,000 करोड़ फालतू दे दिया उन्होंने, और 15,000 अगर और देना है तो उनको खुद सोच लेना चाहिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले या कुछ ऐसे कहने से पहले। हकीकत क्या है? हकीकत देखिए, हकीकत यह है कि पिछले 20-25 दिनों से इन्होंने जो स्टेटमेंट आती है केंद्र की वो बंद कर दी है। किसी को मालूम नहीं कितना गन्ना पेरा गया है, नहीं पेरा गया। अंदाज से करीब 35,000 करोड़ रुपए के हिसाब से गन्ना पेरा गया है, और आज की तारीख में जो मेरी आज जानकारी है 418 करोड़ रुपया उन्होंने केवल दिया है, डायरेक्ट ट्रांसफर किया है या क्या किया है? 418 करोड़ रुपया सहकारी मिलों का जो गन्ना किसान है उनको देने की बात हो रही। और कहा ये फालतू की बातें, जिसे हिंदी में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बकवास कहते हैं, इसके ऊपर कोई क्या कमेंट करेगा आप बताइए। जरा ये समझाएं कि क्या ये रकम 2017 से 2020 तक की है, तो यह यानी कि पिछली रकम है, और इसको आज इस तरह से क्यों सामने रखा जा रहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस कोरोना काल के बीच चीनी मिलें चलती रही, पेराई नहीं रुकी और अभी भी गन्ना किसानों का एक एक गन्ना ले लिया गया है। अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो हमने हाल ही में देखा कि सिसौली में एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके खेत में गन्ना खड़ा रह गया, उसको पर्चियां नहीं मिली। क्या कहेंगे आप, इसमें क्या सच्चाई है? सरकार को तो मजाक करने की आदत पड़ी हुई है। आपको याद होगा, चेक कर लीजिएगा, हर आदमी चेक कर ले कि 16 मार्च को ट्विटर पे इन्होंने फिर ऐतिहासिक दिन कर दिया था। तब भी मैंने लिखा था कि आप यह 3 साल का इकट्ठा कर रहे हो क्या पेमेंट, और 3 साल का इकट्ठा कैसे कर सकते हो आप? आपने देखा, आप अगर 20 साल पहले लेते हो गन्ना तो उतना ही जा रहा है, लगभग 10% 15% आगे पीछे, पर उसके अंदर जो है रेट बढ़ रहा है। जब पहली बार मैं कोर्ट में गया था 95-96 में, जब कोर्ट ने कहा था कि आखिरी तक गन्ना पेरा जाए, एक किसी गन्ना नहीं रह जाए, तो उस समय सारी बंद मिलें चालू करके अगस्त तक मिलें चली थी। उस समय 70 रुपए रेट था और आज 315 रुपए रेट है, 4 गुना बढ़ गया। उस समय भी 10-12 हजार करोड़ की पेराई होती थी एक साल में, आज आपकी 35,000 की हो रही है। आप क्या, मुझे समझ नहीं आता ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? अगर इनका रेट ले रहे हैं, बोल तुमने ज्यादा रेट ले लिया तो पुराने में एडजस्ट हो गया, ये क्या बकवास है? ये इसमें लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। और आपने सही कहा, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा जी, शामली से हैं, वहीं से 20-25 किलोमीटर दूर सिसौली के अंदर ओमपाल जी ने जो है आत्महत्या करी मुश्किल से 10 दिन पहले। उनका 3 बीघे गन्ना रुक गया था, 3 बीघे गन्ना उनको पर्ची के लिए हांड रहे थे, घूम रहे थे कि पर्ची मिल जाए, पर्ची उनको नहीं मिली। आखिर में क्योंकि उसको पैसा देना था, उधारी बहुत थी, उसने आत्महत्या कर ली। और वहीं पर ही मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, कुछ साल पहले एक फौजी ने, जब गन्ने के अंदर दिक्कत उसको आई, पेमेंट में दिक्कत आई, उसने पहले अपनी बीवी को गोली मारी अपनी बंदूक से, लाइसेंस बंदूक से, फिर बेटी को मारी, छोटी बेटी को मारी, 6 साल के बच्चे से कहा भागता है गोली मार दूं तेरे को, गन्ना कभी मत लगाना। बच्चा भाग गया, फिर अपने आप को गोली मार ली। इन चीजों के अंदर आदमी वाहवाही लूटे और बेवकूफ बना के लूटे तो बहुत शर्म की बात है। कल ही मालूम चल जाएगा ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया इन्होंने, किसानों के अकाउंट में आ रहा नहीं आ रहा। अगर नहीं आएगा तो वाहवाही किस काम की? आ जाएगा, हमने कहा अगर 1 लाख करोड़ आ जाएगा हम खुद जाके सलाम कर देंगे। सिंह जी, मोटी बात ये बताएं कि यहाँ पर किसानों के खाते में इन्होंने दिखाया, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेबिनार किया, उसमें ये दिखाया कि इतनी बड़ी रकम उन्होंने दे दी है, पर सही मायनों में क्या किसानों के खाते में सीधे ये रकम आ गई? आप क्या कहेंगे? मोटी बात यह है कि किसान के हाथ में पैसा आया कि नहीं आया, और इसमें जो किसानों के जो परिवार है, बच्चे हैं, उनके ट्यूशन, उनकी फीस, स्कूल की फीस, ये तमाम दिक्कतें लगातार चल रही हैं। मैंने अभी आपसे कहा, दूध का दूध पानी का पानी कल सुबह हो जाएगा। हर आदमी बैंक में जाएगा अपने और देखेगा आया नहीं आया, फिर वो कहेगा यार मेरा नहीं आया बाकियों का आएगा।
शाम तक सब में फैल जाएगा, किसी का नहीं आया तो बेवकूफ बना गया फिर से। और पहली बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। और मैं बताता हूं कि अगर हमने कोई भी चीज बेची है, व्यापार कर रहे हैं, हम किसी कंट्री से कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि पिछले सालों में हमने क्या दिया है या नहीं दिया है। पास्ट परफॉर्मेंस कोटा अलग चीज होती है, पर गन्ने में नहीं होता। गन्ने में पास्ट परफॉर्मेंस कोटा सट्टे में आता है केवल, कि आपको और सट्टा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए ये बेकार बातें हैं कि पिछले साल कितना हुआ नहीं हुआ। अरे गन्ने का रेट अब और जब बढ़ेगा, अभी तो इनमें ताकत नहीं है बढ़ाने की। आप देखिए 22 के अंदर कितना है, 450 गन्ने का रेट हो जाएगा। फिर क्या हम बोलेंगे या कोई भी बोलेगा वहां पर बैठ के कि 60,000 करोड़ हमने दिलवा दिया, तो आगे दिलवाएंगे हम? ये सब बचपने की बातें हैं। ये नाक ना जाए आंगन टेढ़ा, कुछ मालूम बोला है गया नहीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह के काश्तकार भी मौजूद थे और उन सबका कहना था कि अनिका जी, मैं बोलना चाह रहा हूं, जहां आपने कहा कि इन्होंने वेब एयर के ऊपर आके लोगों से, किसानों से बात करी, कौन से किसान को बुलाते हैं ये? जो इनके पार्टी के केवल यस सर बोलने वाले लोग हैं, उनको बुलाते हैं और वो कह देते हैं जी बहुत बढ़िया रहा, एक भी गन्ना नहीं बचा, ओमपाल ने भी फांसी नहीं खाई, किसी और ने भी फांसी नहीं खाई, सब बहुत बढ़िया है जी, आपकी सरकार बहुत बढ़िया है। ये इसको दिखावा करके किसान को बेवकूफ नहीं बना सकते। जो है उसके घर में, उसके बैंकों में आएगा, नहीं आएगा तो किसान अपने आप खड़ा हो जाए। 15,000 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है, ये कहा योगी जी ने, लेकिन इसमें सत्यता क्या है? कितना भुगतान अभी बाकी है? देखिए, ऐसा है कि अंदाज से 36,000 करोड़ का गन्ना इन्होंने पेरा है और उस पर 50% से लेकर 55% के बीच में इन्होंने पेमेंट करी है केवल। और उसके अंदर जो है आज की तारीख के अंदर पिछला ब्याज हमारा, ये वाला ब्याज अगर मिलाते हो तो फिर तो बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा। केवल इस साल का ब्याज मिलाओगे तो 20,000 करोड़ रुपए इनको देना है कम से कम। पुराना ब्याज इन्होंने दिया नहीं है, कोर्ट ने कंटेम्प्ट इनके केन कमिश्नर के खिलाफ कर दिया है। उस आदमी को इन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिया है, अभी प्रमोशन दे दिया है, और किसानों को पैसा देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो वीएम सिंह जी ये इंसाइट देते हुए कि आज के दिन को ऐतिहासिक करार दिया है योगी जी ने, और बोला जा रहा है कि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंच गई है। अब देखना होगा कि असल में ये रकम उनके हाथ में पहुंची या नहीं पहुंची। बाकी तमाम तरह के इंसाइट वीएम सिंह जी ने आपके सामने रखे हैं। शुक्रिया वीएम सिंह जी इस बातचीत के लिए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने जून के अंत तक टिड्डियों के हमले तेज होने की चेतावनी दी थी। अब वो सही साबित हो रही है। पाकिस्तान सीमा से आए नए टिड्डी दल राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, कोटा, बूंदी, मध्य प्रदेश और गुजरात में देखे गए हैं। FAO के मुताबिक इस बार जुलाई तक टिड्डियों के हमले जारी रह सकते हैं। इस बीच केंद्र और राज्य सरकारों ने टिड्डी नियंत्रण के लिए कई कदम उठाने के दावे किए हैं। इसमें टिड्डियों की आवाजाही पर निगाह रखना और उसके आधार पर कीटनाशकों का छिड़काव करना शामिल है। अकेले राजस्थान में 12 ड्रोन्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा केंद्र ने ब्रिटेन से एरियल स्प्रेयर्स भी मंगाए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने टिड्डी नियंत्रण पर होने वाली बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। टिड्डी का कल काफी भारी पड़ाव रहा, मुख्यतः तहसील बाड़मेर, बायतू, सिंदरी, सिवाना और रामसर में। और इसका कंट्रोल भी अपन ने काफ़ी सारे ट्रैक्टर लगाए, करीब 42 ट्रैक्टर लगाए, 6 LCO के वाहन थे, 2 ड्रोन से कंट्रोल किया था। इसमें जो पॉपुलेशन बची है उसका आसाम को जहाँ बैठेगी उसका कंट्रोल किया जाएगा। लगभग इन तहसील में 2 दर्जन गाँवों में आज कंट्रोल अभियान चलाया गया और इनका नियंत्रण कार्य किया जा रहा है। बॉर्डर से भी छोटे छोटे दल आ रहे हैं अभी भी। आपको बता दें कि ये रेगिस्तानी टिड्डियां हॉर्न ऑफ अफ्रीका से भारत तक फैली हैं। ये टिड्डियां इस बीच के रेगिस्तान में अंडे देती हैं और यहीं से टिड्डियां अलग अलग मौसम में अलग अलग दिशा में हवा के रुख के साथ उड़ान भरती हैं। हरियाली को पल में चट करने की क्षमता के चलते जब इनकी संख्या एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो ये खेती किसानी के लिए आपदा बन जाती हैं। इस बार टिड्डियों का हमला इतना ज्यादा है कि इससे कई देशों के सामने खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा होने की आशंका जताई जा रही है।
और इस पर ताज़ा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज के डिप्टी डायरेक्टर केएल गुर्जर साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। केएल गुर्जर जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले अपडेट चाहेंगे कि एक बैठक की बात थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, टिड्डियों को रोकने के लिए एक स्ट्रैटेजी पर जो काम किया जाता है, उसमें पाकिस्तान ने बताया जा रहा है कि मना कर दिया है हिस्सा लेने के लिए, बातचीत करने के लिए बैठक में। तो अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी? हाँ, इसमें जो बॉर्डर मीटिंग होती थी जो हर साल पहले कई सालों से चली आ रही है 60 से, तो वो जो उसी के लिए हमने इनको 18 जून प्रपोज की थी मेल के द्वारा। उसमें उन्होंने कहा था कि हम यहाँ से कंफर्मेशन होगा तो हम आपको बताएंगे, आएंगे। जब लास्ट में जब एक दिन पहले उनका मैसेज आया कि यहाँ से कुछ परमिशन नहीं मिला है उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो इसलिए क्योंकि हम जो वीकली वर्चुअल मीटिंग होती है एफएओ की, वो तो कंटिन्यू है, एवरी मंडे वो होती है। उसमें जो स्वैक मेंबर जो 4 कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एफएओ के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो वर्चुअल मीटिंग है वो तो हो रही है, बट ये पहले से जो एवरी ईयर जो जून से नवंबर तक जो लोकस्ट का एक्टिव सीजन होता है, उसमें बॉर्डर्स के ऊपर भी हम फेस टू फेस मिलते हैं और वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, अपडेट है, लोकस्ट कंट्रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उसी ट्रेडिशन मतलब उसको लिए हमने उनको प्रपोज किया था, बट वहां से वो लोग आ नहीं पाए। एंड उसके बाद हमने जो स्वैक है, हमारा जो रीजनल कोऑपरेशन है, उसमें जो 4 मेंबर कंट्री हैं, जो स्वैक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनको हमने इन्फॉर्म कर दिया है जी। और लेट अस सी कि अब उसको वो कब प्रपोज करते हैं, कब आना चाहते हैं। ये बताइए कि एफएओ ने एक बड़े हमले की आशंका जताई है जून से जुलाई के बीच, और लगातार एडवाइजरीज आ रही हैं। अब ऐसे में तो ये जरूरी है कि जो ब्रीडिंग एरिया है पाकिस्तान की साइड से, उस पर कंट्रोल किया जा सके। अब जब उधर की तरफ से कोई कंक्लूसिव फैसला सामने नहीं आ रहा है या कोई हिस्सेदारी, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, तो अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी इनको कंट्रोल करने के लिए? जी, जैसा कि मैंने बताया कि वर्चुअल मीटिंग जो होती है मंडे को होगी, और उस मंडे की जो मीटिंग है उसमें अपडेट जो होता है कंट्रोल का और स्ट्रेटेजी जो उनका कंट्रोल ऑपरेशन का, वो अपडेट करते हैं, हम भी करते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन उनसे ली जाएगी और पूछा जाएगा कि आपने जो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या आपके प्रयास किए जा रहे हैं। ओके। भारत ने भी अपनी तरफ से प्रस्ताव सामने रखा था कि अगर मैलेथियन यानी जो पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल हो रहा है 20,000 लीटर पहले भी दे चुके हैं, अगर और पेस्टिसाइड की जरूरत है तो भारत सप्लाई करेगा। उस पर क्या स्टेटस है आगे? अभी नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है अभी पाकिस्तान की तरफ से, और ये जो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सर, ये बताएं कि राजस्थान में भी इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि जब मॉनसून समय से पहले ही आ गया है तो नमी के चलते एग लेइंग हो सकती है। तो क्या हमारे जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उधर की तरफ से भी कुछ इस पर एक्शन लिया जा रहा है कि ब्रीडिंग जो एरिया है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके? हाँ, क्योंकि अभी मानसून, अभी जो इसका शेड्यूल डेजर्ट एरिया है वहाँ पे अभी मानसून आना है राजस्थान में, तो अभी ऐसे कोई ब्रीडिंग की अभी कोई पॉसिबिलिटी, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसके द्वारा अभी कोई ब्रीडिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। बट उसके मानसून के बाद जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो जाएगी, और हो सकता है कि आने वाले जो दिन में जो मैच्योर दल आएंगे वो एग लेइंग और ब्रीडिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमको पहले से तैयारी किए हुए हैं कंट्रोल की। जी, वही तैयारी के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या तैयारी है कंट्रोल रूम की कि अगर आगे एग लेइंग होती है तो उस पर काबू पाया जा सके? बिल्कुल वो काबू पाया जाएगा और उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। उसकी नंबर ऑफ टीम, हमारी ग्राउंड टीम इंक्रीज हो रही है। दूसरे जो एरियल स्प्रेइंग और जो ड्रोन है उसकी भी तैयारियां हम कर रहे हैं। ड्रोन अभी चल रहे हैं और आगे एरियल के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। वो सब तैयारियां हैं। यूके से कुछ स्प्रे मशीन्स आनी थी और कहा जा रहा था कि 15 जून तक वो भारत आ जाएंगी, उस पर क्या स्टेटस है? हाँ, वो कुछ मशीन तो आ चुकी हैं, कुछ अभी शॉर्टली आ जाएंगी। जी, यानी कि आपको लग रहा है कि डिपार्टमेंट पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है, इनका कोई भी आगे का कोई भी हमला उसको? जी
हैंडल करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू। मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले में 2 ट्रक यूरिया लूटे जाने का मामला सामने आया है। मामला बोहरावल सोसाइटी का है। यहां यूरिया के लिए बड़ी संख्या में किसान जमा थे और जैसे ही 2 ट्रक यूरिया पहुंची, अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि किसान ट्रक से यूरिया लेकर चले गए। इसके पीछे यूरिया की किल्लत को वजह माना जा रहा है। फिलहाल सहकारी समिति से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 2 ट्रक खाते थे किसानों द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा कुछ लूटपाट की कोशिश की गई है खाद की या लूटपाट, तो उसका मामला प्रकाश में आने पर, मेरी जानकारी में आने पर मैंने शाखा प्रबंधक को निर्देश दिए हैं वो स्वयं अथवा पर्यवेक्षक को भेजकर इसकी विस्तृत जांच करें। तो जांच करने के उपरांत यदि इस प्रकार का कोई मामला हो तो तत्काल संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दायर करें। पंजाब में मजदूरों की कमी और खेती की लागत घटाने के लिए किसान इस बार धान की सीधी बिजाई को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन मालवा क्षेत्र के किसानों को इससे नुकसान होने का मामला सामने आया है। मालवा क्षेत्र में बरनाला, भटिंडा, फाजिलका, लुधियाना, मानसा, मोंगा, पटियाला और संगरूर जैसे जिले आते हैं। यहाँ धान की सीधी बिजाई के बाद पौधों को खाने वाले चूहे और दीमक के अलावा जल भराव से फसलें खराब हुई हैं। इस बारे में पटियाला कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों ने सीधी बिजाई के लिए उनकी तरफ दिए गए सुझावों को ध्यान में नहीं रखा, जिसके चलते ये फसलें खराब हुई हैं। अब इन इलाकों में किसानों को धान की रोपाई करनी पड़ रही है, इससे इनका घाटा बढ़ गया है। इस पूरे मामले पर कृषि विभाग के निदेशक डॉक्टर सुतांतर कुमार एरी से बातचीत की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने। पंजाब में इस वक्त धान की रुपाई चल रही है और पंजाब सरकार के तरफ से जिस कदर लेबर की कमी हो रही है और पानी का लेवल भी नीचे जा रहा है, उसके चलते सीधी बुआई पर जोर दिया गया है। इसके चलते इस बार टारगेट भी बढ़ाया गया है, लेकिन मालवा बेल्ट के जो किसान हैं जिन्होंने सीधी रुपाई की थी उन्हें काफ़ी समस्या आ रही है। इस वक्त हमारे साथ कृषि विभाग के निदेशक सुतांतर कुमार एरी जी हैं। सर, जो मालवा बेल्ट के किसान हैं, हालांकि सरकार ने जो टारगेट है उसे बढ़ाया है इस साल, एक तो हम ये भी जानेंगे कितना टारगेट सरकार ने बढ़ाया है, दूसरा जो मालवा बेल्ट के किसान हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है, उन्होंने सीधी बुआई की, क्या वजह है इसकी? देखो, ये जो टारगेट बढ़ाने की बात है ये तो हम रूटीन में, क्योंकि ये टेक्निक जो ये ढंग तरीका है जो ऐसे है जिससे हमारे यील्ड में कोई अंतर नहीं आता, हमारी प्रोडक्टिविटी में कोई अंतर नहीं आता पर एकड़ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि प्रॉपर मेथड्स, प्रॉपर जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करके प्रॉपर रिसर्च के बाद प्रॉपर टेक्निक किसानों तक पहुंचाई जा चुकी है। तो इसलिए नेचुरली हम किसानों को उस साइड डाइवर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम रूटीन में जो पिछले साल एरिया था उससे इस बार ज़्यादा टारगेट रखा है। तो अकॉर्डिंगली जो आप दूसरी बात कह रहे हैं किसानों को मालवा बेल्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम यदि कहीं आ रही है तो हमने जो मैसेज हमारा जो है इस टेक्निक के लिए बड़ा क्लियर मैसेज था और अब भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार किसानों को यही गाइड किया जा रहा है। इस टेक्निक से जो पैडी लगाना है, जो भी इसकी एरिया लगाना है, वो दरमियानी ज़मीन से भारी ज़मीन को ही चुनना है। हल्की ज़मीनों में ये टेक्निक अडॉप्ट नहीं करनी है। हल्की ज़मीनों में इसका रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, आई होगी, मगर दरमियानी से जो भारी ज़मीन है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उसमें हर तरफ से रिसर्च की जा चुकी है, किसानों तक ये मैसेज पहुंचाए जा चुके हैं पहले ही। हाँ। सर, सरकार की तरफ से किसी तरीके की मदद की जाएगी जिनका नुकसान हुआ है? सरकार की तरफ से मदद, सरकार की तरफ से टेक्निकल गाइडेंस दी जाती है, ढंग तरीके दिए जाते हैं, सजेशंस दी जाते हैं, समझाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती हैं, कैंप्स लगा के छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें करके व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके हर बात बताई जाती है। तो जो यदि उस मैसेज को, उस ढंग तरीके को, उस टेक्नोलॉजी को ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो वो तो अपना खुद की गलती होगी ना।
किसानों को पंजाब सरकार ने क्या पूरी तरीके से जागरूक किया, कृषि विभाग ने इसके लिए? लगातार पिछले 8 साल से लगातार 7-8 साल से लगातार कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस भी दे रहे हैं, हर प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। जो पहले शुरू में अडॉप्शन हुई थी, करवाया था एरिया, उसमें प्रॉब्लम्स आई थी, यूनिवर्सिटी ने उन प्रॉब्लम्स को वैसे ही इम्प्रूव किया, सुधारा, नई रिकमेंडेशंस दी, नए वीडिसाइड्स दिए, जिसकी वजह से अब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। और सर मशीन की बात करें, मशीन को लेकर सरकार ने किस तरीके से हेल्प? देखो मशीन की है, पहले हमारे पास पिछले साल तक किसानों ने 400 मशीन ली थी, तो इस बार किसानों के मन में ये बात रही है कि काफ़ी जो हमने मशीन्स नई लेनी है, क्योंकि हमने ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। थोड़ा किसान के मन में ये भी था कि लेबर काफ़ी जो है बाहर की लेबर, वो काफ़ी जो माइग्रेटरी लेबर है वो चली गई है, परमानेंट लेबर यहाँ ही रही है। तो मोस्टली मैं ये देखूँ तो इंडस्ट्री की लेबर ज़्यादा गई है, गांवों की लेबर काफ़ी यहाँ थी, तो उसके लिए भी किसानों ने इंटरेस्ट इसकी तरफ ज़्यादा लिया। तो इस बार हमने 4000 जो ये डायरेक्ट DSR मशीन्स हैं डायरेक्ट सोइंग के लिए, ये किसानों ने परचेज़ की हैं और उनको हमने अपने स्मैम स्कीम है हमारे यहाँ, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी, उनमें ऐड किया है। और उसके लिए हमारे पास जो पिछला बजट था वो हमने उस मशीन्स को प्रायोरिटी पे किसानों को वो सैंक्शन की। धन्यवाद सर। ये थे पंजाब कृषि विभाग के निदेशक सुतांतर कुमार एरी जी, जिनका कहना है सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक भी किया गया, दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि किस तरीके से मशीन के द्वारा सीधी जो बिजाई है धान की वो की जानी है। लेकिन जिन किसानों को नुकसान भी हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार बाध्य नहीं है। सरकार ने वो हर संभव सहायता की है जो की जानी चाहिए थी। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।